नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे बिहार में मुगल काल के वापसी की। चौंकिए मत, बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट का जो विस्तार किया है उसे देख करके तो यही लगता है कि जेडीयू ने अपने एकमात्र मुस्लिम एमएलए मोहम्मद जमा खान को तो मंत्री बनाया ही और उसे बरकरार ही रखा। साथ में आरजेडी के 8 मुस्लिम विधायकों में से 3 और कांग्रेस के 4 मुस्लिम विधायकों में से 1 को कैबिनेट बर्थ देकर बिहार में मुस्लिम सत्ता को फिर से कायम करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर 31 मंत्रियों में 5 बर्थ मुस्लिमों को दिया गया है। इन 5 में से 1 मंत्री ओवैसी की पार्टी से आरजेडी में शामिल हुए शहजाद आलम भी हैं। इन्हीं के एक विधायक मोहम्मद सऊद ने विधानसभा के भीतर राष्ट्रगीत का अपमान किया था और सत्र के समापन के दौरान जब राष्ट्रगीत बजाया जा रहा था तो ये विधायक महोदय अपनी सीट पर चिपके रहे थे और पसर के बैठे थे। राष्ट्रगीत के सम्मान में वो इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ था। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे पहले ओवैसी की पार्टी को या एआईएमआईए की जो मानसिकता है वो भी आप जान लें, उसके पार्टी के एमएलए की मानसिकता भी आप जान लें। वैसे तो जनता ने 2020 के चुनाव में मुसलमान विधायकों की संख्या 24 से घटाकर 19 कर दी थी, लेकिन सरकार के समीकरण में हुए बदलाव से बिहार में फिर से मुगलिया काल की वापसी का प्रयास शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट का 16% सीट मुसलमानों को देकर आरजेडी के साथ माई समीकरण को फिर से तो जिंदा किया ही है। बाकी जो समीकरण थे उन समीकरणों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी वो नीतीश कुमार ने इस बार फिर से किया है और नया मुगल दरबार सजाया है। आज हम इसी पे बात करेंगे किस नए समीकरण से किसको फायदा होगा। नीतीश कुमार को फायदा होगा, आरजेडी को फायदा होगा या बिहार का भी कुछ फायदा आएगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ जो मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मनोज दास जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। अरुण कुमार आरजेडी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ रहेंगे। सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जनता के बीच पलटू बाबू के नाम से छाए हुए नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने अपना मुगल दरबार फिर से सजाया। मंगलवार को तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप समेत 31 मंत्रियों ने शपथ ली। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें से कई विवादित चेहरे भी हैं। नीतीश सरकार में मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और 5 मुस्लिम चेहरों को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू कोटे से जमा खान मंत्री बनाए गए हैं, तो आरजेडी से 3 मुस्लिम मंत्री बने हैं, जिनमें इस्माइल मंसूरी, शमीम अहमद और शाहनवाज आलम को मंत्री बनाया गया है। शाहनवाज आलम ओवैसी की पार्टी छोड़कर आरजेडी में आए हैं। कांग्रेस से आफाक आलम इकलौते मुस्लिम मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरणों को ही आधार बनाया गया है। यादव समाज के सबसे ज्यादा 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि सवर्ण कोटे से पिछली बार 11 मंत्री थे, जो घटकर 6 हो गए हैं। 5 दलित चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आपको बता दें कि हम के 1, कांग्रेस के 2 और राजद के 16 और जेडीयू के 11 मंत्रियों ने शपथ ली। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा और राजद के भाई वीरेंद्र मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं। वामपंथी दलों ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। तो इस नए कैबिनेट विस्तार के साथ नीतीश कुमार ने जो संकेत देने की कोशिश की है वो संकेत लोगों को पता चल रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये माई समीकरण की फिर से एक तरीके से दोहराया गया है माई समीकरण को, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पूरी तरीके से मुगलिया दरबार सजाया गया है और खासतौर पे मुस्लिम वोटरों को निशाना साधने की कोशिश की गई है नीतीश कुमार के द्वारा। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी में केवल एक ही मुस्लिम विधायक है और वो मुस्लिम विधायक भी उनके अपने नहीं है, बसपा से जीत के आए थे इकलौते, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। तो जब तक बीजेपी के साथ रहे मुसलमानों से दूर रहे, लेकिन अब आरजेडी के साथ हैं तो मुसलमानों को गले लगाना पड़ रहा है। ये मजबूरी क्यों है उनके साथ, ये भी हम बात करेंगे। और क्या बिहार की राजनीति में ये जो नया समीकरण बना है इससे क्या संकेत जा रहे हैं और क्या
समीकरण जो है बिहार को कोई फायदा पहुंचा पाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अविनाश जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा मनोज दास जी और अरुण कुमार हमसे थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में अविनाश जी आपसे करना चाहूंगा, और सबसे पहले जो है मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस ये जो विस्तार हुआ है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुगल दरबार सजाया है नीतीश कुमार ने, तो इस मुगल दरबार में किसका भला होने वाला है, जो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। धनंजय जी। जी मुकेश जी, देखिए ऐसा है ना जी, नीतीश जी खुद को सेक्युलरिज्म का स्कूल साबित करने में एक लंबे समय से लगे हुए, लेकिन चूंकि बिहार में उनके पास ये वोट था ही नहीं, ये वोट शुरू से डे वन से लालू जी के पास था। और आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि माई समीकरण पे लंबे समय से आरजेडी चल रही है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारी दल की बात करें, तो हमारे जो यशस्वी नेतृत्व है वो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दूसरे तरफ जो इनकी बात करें अगर आरजेडी जैसे पार्टियों की, तो उनका है कि सबके लिए, सबके प्रयास से अपने परिवार का विकास, और उस परिवार के विकास करने में चाहे जो कुछ भी हाथ लगे, चाहे कोई समीकरण बैठाना पड़े, चाहे हिंदू मुसलमान करना पड़े, चाहे जिस तरह से भी करना पड़े, मुद्दा खुद के विकास का है, अपने परिवार के विकास का है। उसमें आंशिक तौर पर किसी को कुछ दे देना, आप समझ रहे हैं 33% इनको दे दिया, 100% ये पूरी सत्ता का ड्राइविंग फोर्स जो है वो पूरी तरह से तेजस्वी जी है, तेजोमय हो चुका है बिहार। और नीतीश जी राजनीति की सबसे बड़ी भूल की है, हालांकि उनके स्वभाव का हिस्सा है, वो अपने आदतन इस तरह की फितरत के व्यक्ति हैं, तो अपनी फितरत से मजबूर होकर उन्होंने जो किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम राष्ट्रवाद की मुकेश जी प्रखर गंगा बहा रहे थे, राष्ट्रवाद की गंगा बिहार में भी बह रही थी, बिहार में विकास हो रहा था, धीरे धीरे बिहार उससे बाहर निकल रहा था। लेकिन नीतीश जी गंगा में आए, हमें लगा कि स्नान करने आए हैं, लेकिन वो क्या करके गए ये आपको भी पता है। गंगा में स्नान करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, कोई अब उसमें कोई मलमूत्र त्याग करके चला जाए तो उसकी फितरत है, उसकी नेचर है। लेकिन हम बिहार के विकास के लिए सतत लगे हुए थे और प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में जो बिहार में सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो भयावह है, डरावना है, और बिल्कुल वो चिंताजनक है, क्योंकि बिहार के बॉर्डरिंग इलाकों में क्या हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। पीएफआई के लोग अभी पकड़े गए हैं, उस पर जांच चल रही है, ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात उठा करके देखिए तो बिहार धीरे धीरे इस तरह की चीजों की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, ये भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है। और वैसे में इस तरह के घटनाक्रम का होना, इस तरह की चीजों का होना वाकई पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय तो है ही। सारे राष्ट्र को इस बारे में सोचना है, बिहार की जनता को सोचना है, बिहार की आम जनता, बिहार के आम आवाम, अमनो पसंद लोग, चमन चैन से रहने वाले लोग, जो राष्ट्र के साथ एकाकार हो चुके हैं, वो किसी भी धर्म के हो, उनको भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति आ गई, और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। नीतीश जी अपने लिए एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं। इसके लिए नीतीश जी के पास खुद का तो कुछ है नहीं, ना कोई पब्लिक है, ना कोई वोट है, ना किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन है। नीतीश जी समीकरण बैठा करके, समीकरण के सहारे राजनीति में सत्ता में बने हुए हैं। तो इस समीकरण को बैठाने में चाहे आरजेडी का कोई फॉर्मूला हो, चाहे किसी का कोई समीकरण हो, किसी का कोई फॉर्मूला हो, उसको वो लागू करके उनके अंदर एक कीड़ा काटे हुए उनको कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर वो जादुई फार्मूला तो है ना, जिससे वो सरकार जब चाहे तब बना लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं और मुख्यमंत्री वो बने रहते हैं। तो उस जादुई फार्मूला पे आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो है जादुई फार्मूला उनका है, उसकी ऊर्जा के लिए उन्होंने ये स्विफ्ट जो है, मतलब एक तरीके से गठबंधन जो स्विफ्ट किया है उन्होंने, तो क्या है गठबंधन के स्विफ्ट के पीछे जो कारण है आज दिख गया कैबिनेट विस्तार में, जिस तरीके से मुगल दरबार सजाया गया। हमारे साथ मनोज दास जी जुड़ गए हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप कह रहे थे जब सरकार बदली थी, मतलब गठबंधन बदला था, सरकार तो नहीं बदली थी क्योंकि नीतीश कुमार की ही सरकार थी, जब गठबंधन आपने बदला था यहाँ पे, तो उस समय आपकी पार्टी की तरफ से आपने भी कहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा के कारण हमने जो ये किया है। लेकिन अभी जो विस्तार किया है आपने, इसमें वैसे लोगों को भी मंत्री के रूप में शामिल किया गया है जिनकी विचारधारा कल तक आपसे नहीं मिलती थी, जो कल तक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान करने वाली पार्टी थी, वो पार्टी छोड़ करके अब आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा वही है उन्हें, लेकिन उन्हीं में से एक को आपने जो है मंत्री का पद भी दिया है। तो क्या एक दिन में विचारधारा का इतना बड़ा स्विफ्ट जो है, क्या इसके पीछे कारण तो मैं नहीं पूछूंगा, कारण तो सबको पता है कि वोट पाएंगे, क्या
विचारधारा से समझौता कर लिया है नीतीश कुमार जी ने या आपकी पार्टी ने? देखिए आप मुकेश जी, आपकी बातों का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में जो लोग भी रह रहे हैं जी, वह राष्ट्रभक्ति के ही लोग हैं। देश किसी की बपौती नहीं है, देश में रहने वाले सभी लोग, और हमने कोई विचारधारा से समझौता नहीं किया है सरकार बनाने के लिए। अगर हमने कोई समझौता किया है तो वो है बिहार के विकास के रास्ते पर ले जाने का ही हमारे सामने एकमात्र समझौता है। हम राजद के साथ आए या कांग्रेस के साथ आए, तो इसके पीछे अभी तरह तरह के कुचक्र सामने आने के चले जाएंगे कि नीतीश कुमार जी ये है, नीतीश कुमार जी वो है, हम ये कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं। अरे भाई, आपने किया क्या? ये तो आपने किसी को बताया नहीं कि आपने कुछ कर दिया। आपने किया, गैस का दाम जो 500 था वो 1150 कर दिया। अरे मनोज जी, ये सब बातें सुनकर के अच्छा नहीं लगता है भाई। जो भी हुआ बिहार में, जो भी किया नीतीश जी ने ही किया ना भाई। ड्राइविंग सीट पे तो वही बैठे हुए थे। तो जो अच्छी चीजें हुई वो आप अपने खाते में रख लेंगे, जो अच्छी नहीं हुई वो आप बीजेपी के खाते में डाल देंगे। जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है मुकेश जी। हम यहाँ पर महाराष्ट्र वाला हाल कर देते, नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे बन जाते। ये हम कर लेते तो बहुत ये तो कहीं से समझ में नहीं आता है। मनोज, ये बताइए, जितने नंबर्स आपके पास थे उस नंबर में से अगर 1/3 2/3 अगर तोड़ भी लेते तो क्या सरकार बनती बीजेपी की? जो आप उद्धव ठाकरे बन जाते हैं। कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं? ये फार्मूला कहीं से सेट बैठता है क्या? जो बात आप विपक्ष में रह करके लोग कह रहे हैं वही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मंशा कुछ और थी। आपकी मंशा थी मुगल दरबार बनाने की, आपकी मंशा कुछ और थी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने की, विपक्ष का चेहरा बनने की, और आपने बहाना लिया कि भाई हमें उद्धव ठाकरे बनाया जा रहा था। नहीं, क्या मुगल दरबार की आप बात कर रहे हैं? क्या मुस्लिम को मंत्री बनने का हक नहीं है क्या? नहीं, मुस्लिम को बिल्कुल मंत्री बनने का हक है। शाहनवाज हुसैन भी मंत्री थे बीजेपी और जेडीयू की सरकार में, लेकिन वो जो थे एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे। जो भी राष्ट्रवादी है उसको किसी भी हक पद पे जाने का अधिकार है। इस देश ने जो है अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाया है भाई। सर्टिफिकेट देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं क्या? वो जिसको कहेंगे कि ये आतंकवादी है वो आतंकवादी हो गया। ये जिसको कहेंगे कि ये राष्ट्रवादी नहीं है ये राष्ट्रवादी हो गया। तो मोहम्मद रऊफ को जो AIMIM के विधायक है, जो राष्ट्रगीत पर जो सदन में खड़े नहीं होते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? उसको क्या कहेंगे? कौन सा दाम देंगे उसको? आप देशभक्त कहेंगे क्या उसको? ये राष्ट्रगीत में कौन खड़े नहीं होते हैं, किनके समय की ये बात है? ये अरे किसके समय की बात है भाई? आपके समय की बात है, 1 महीना पहले की बात है। आपने जिस विचारधारा की बात कही है, हाँ। हो सकता है कि हमारी विचारधारा को उन्होंने समझा हो और वो आए हैं। तो क्या आज आपकी पार्टी उस विचारधारा को सम्मान करती है, उस विचारधारा को मानती है? क्या आप भी कहते हैं कि नीतीश कुमार भी राष्ट्रगीत में जो है वो खड़े नहीं होंगे? सदन में की परंपरा रही है ना। मनोज जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे इतने विद्वान आदमी हैं, आपको तो ये चीज पता होनी चाहिए। सारे मंत्री खड़े थे तो वो क्यों नहीं खड़ा था भाई? मंत्री क्या विधायक, हर एक सदस्य को खड़ा होना था। और इसके पहले से लगातार होता रहा है ना। सभी लोग खड़े होकर के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों का सम्मान करते हैं। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा था विधानसभा के भीतर। तो आखिर अगर ये परंपरा की शुरुआत किसी ने की है तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना। आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब आप अगर उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप बढ़ावा दे रहे हैं इसका। विरोध क्या करेंगे? जब वो आज हमने नहीं, आप तो उस समय विरोध करते, आज उसकी पार्टी के दूसरे सदस्य को आप मंत्री क्यों बनाए? अपने साथ बिठा करके कैबिनेट में बिठा रहे हैं आप उसको। अरुण जी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा। अरुण जी, जो व्यक्ति जिस पार्टी का विधायक जो है राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करता है, उसको आपने मंत्री पद दिया है और अपने पार्टी के कोटे से दिया है मंत्री पद, ये क्या दर्शाता है और क्या संदेश देना चाहते हैं देश को आप? अरुण जी की आवाज बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही है जी।
अच्छा, अरुण जी की आवाज अभी नहीं आ रही, दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, यही सवाल मेरा आपसे आज के कैबिनेट विस्तार को लेकर के मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और खासतौर पे लोग जो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है, मैं तो कहता हूं जंगल राज नहीं, मुगल राज की वापसी हुई है, मुगल काल की वापसी करने की कोशिश हो रही है। और जो भी कहते थे जंगल राज, में उसको उस दौरान भी कहता था कि ये जंगल राज नहीं है, ये जो है मुगल काल है, और मुगल काल में ऐसा ही होता है, क्योंकि मुगल काल की तस्वीर किताबों में हम लोगों को इतनी अच्छी दिखाई गई कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि मुगल राज में ऐसा ही होता था। लेकिन असल तस्वीर जो मुगल काल की थी वो ऐसी ही थी। जिस दिन शपथ लिए उसके बाद से ही लगातार 6-6 घटनाएं बिहार में हो गई, आपको भी पता है, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी पता है। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा अविनाश जी। मैं थोड़ा वक्त लूंगा आज मुकेश जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जी। देखिए, मैं तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि वो डिप्टी नहीं, वो करीब करीब मुख्यमंत्री है, उनका मुख्यमंत्री बनना मैं वैसे ही मानता हूं जैसा कि एक चाय वाले का प्रधानमंत्री बनना। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुकेश जी वक्त दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने 120-17 सीट अपने दम पे जीता है। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बिहार की जनता ने एक पिताजी जिनके अभियुक्त नहीं, सजा याफ्ता बिल्कुल कैदी है, उनके बेटे को करप्शन के जिसकी पैदाइश करप्शन की है उसको माफ करते हुए डिप्टी सीएम तक पहुंचाया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेमोक्रेसी हैज पेड इट्स प्राइस। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में जिस तरह से चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो देश के लिए भला करता है। यहां पे एक अभियुक्त, एक चोर, चारा चोर के सुपुत्र नोबी फेल को जनता ने चुन के भेजा है। तो ये डेमोक्रेसी है, इसमें उनका राइट है। मैं उनको सलाम करता हूं और मैं उनको आगे अच्छे काम के लिए आशीर्वाद भी देता हूं। अब आता हूं नीतीश बाबू पे। नीतीश बाबू के बारे में आपने कहा नेशनल एम्बिशन है। जिस तरह से 90 और 2000 के दशक में आप और हम जानते हैं, जो दिल्ली और जो बाहर पे रहते थे या बिहार में रहते थे, कि जब भी हम अपने आप को बिहार का कहते थे तो बोलते थे ओ लालू वाला, वो तेरा मंत्री जो चारा खा गया, उसने तो जानवर का चारा खा गया। उसी तरीके से अगले 5 साल और पिछले 5 साल को नीतीश बाबू को पलटू राम से ही याद किया जाएगा। उनके सारे कर्म धुल गए। इसीलिए जो भी अविनाश जी, मुझे लगता है कि हम लोग इस पे काफी चर्चा कर चुके हैं कि कौन पलट। मैं आज के कैबिनेट पे चर्चा करना चाहता हूं कि मुगल दरबार में सजा है, मैं उस पे चाहता हूं कि आप अपनी टिप्पणी दें। जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। तो जब डेमोक्रेसी ने एक करप्ट फैमिली के पहले लड़के को डिप्टी सीएम बनाया, तो क्या अपने फायदे के लिए नहीं बनाया? आप ये देखिए कि पूरी की पूरी राजनीति पलटने का सिर्फ एक ही वजह है, एक ही 20% मुसलमान का वोट चाहिए था, जिसके पीछे एनआईए लगी हुई थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुगल काल से ही ईस्टर्न इंडिया, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो, जब वो एक था तो ये मुसलमान डोमिनेटेड एरिया था। तो ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल मूव है। इसी पॉलिटिकल मूव के लिए ये सरकार बदली गई है, तो इनाम तो मिलना ही था। मुगल कैबिनेट कह लीजिए इसको, या दिल्ली सल्तनत कह लीजिए, या बिहार का सल्तनत कह लीजिए। अब मुसलमान अपना हक मांग रहा है। देखना यह है कि जब एआईएमआईएम आएगा तब मुसलमान किस तरफ जाता है, और क्या बीजेपी एक बिहार में योगी पैदा कर सकता है या नहीं। बिल्कुल, अरुण जी की आवाज, मुझे लगता है अरुण जी की आवाज मिल रही है आपको। अरुण कुमार जी शायद सुन करके ये डिस्कशन के जो भी लोग हैं, नीतीश कुमार अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। अब पूरा का पूरा खेल बिहार में सिर्फ 2 धुरी पे घूमेगा। क्या एआईएमआईएम 5 से 7% वोट काट सकती है, और क्या बीजेपी अगले 3 साल में एक योगी खड़ा कर सकती है या नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, मुकेश जी आज आप लिख लीजिए, मैं आपको ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का अगला क्षेत्र बिहार का पटना शहर होगा। प्रधानमंत्री पटना से एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे और यहीं से वो आरजेडी और नीतीश को घेरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये आपका अपना आकलन है, हालांकि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसको लिख लीजिए, आपका आकलन सही हो, आपका आकलन सही हो, मैं ये मानता हूं और मैं विश करता हूं कि शायद आपका आकलन सही हो। तो मोदी जी अगर हमारे, चूंकि पटना का मैं हूं और पटना की कंस्टिट्यूएंसी में मैं
मेरा घर है, तो अगर वो वहाँ से खड़े होते हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है। और अरुण कुमार जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, वापस मैं मनु जी के पास जाना चाहूँगा। मनोज दास मनु हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, ये सवाल है कि जिस तरीके से समीकरण बदल रहा है बिहार में और जिस तरीके से मुस्लिम वोट के लिए डेस्परेट आप दिख रहे हैं, आपकी पार्टी दिख रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बिहार का भला नहीं हो रहा बल्कि बिहार का नुकसान हो रहा है? एक जो छवि नीतीश कुमार की बनी थी एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक सुशासन बाबू के रूप में जो उनकी पहचान हुई थी, वो पहचान कहीं ना कहीं जो है वो धूमिल हो रही है। और ये धूमिल सिर्फ इसलिए हो रही कि उनके एक छोटे छोटे जो डिसीजन है वो काउंट हो रहे हैं और जनता जो है उसको अपने अंदाजे में रख रही है और वो उसे याद करके रखेगी कि नीतीश कुमार को जिस चीज के लिए चुना था, जिस बात के लिए चुना था, वो उससे अलग जाकर के काम कर रहे हैं। मुकेश जी, आपको 2015 भी याद करना चाहिए, बिल्कुल 2013 भी याद करना चाहिए। जिस समय नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा, जनता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बीजेपी के नेता पूरे जगह पर बोलते रहे। 2015 में जब हम गठबंधन के साथ चले, उनके साथ जब आए, चुनाव में जब आए, तो भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर। बिहार का नेतृत्व जो 2015 का चुनाव था वह नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार था, क्योंकि एनडीए ने किसी को भी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने क्या किया था? जनता ने आखिर क्या किया, इसका तो आप जवाब दें। तो जनता ने जो किया नीतीश कुमार जी ने उसका भी सम्मान नहीं किया, ये भी तो सच है ना? नहीं, जनता ने जो किया तो जनता का सम्मान उस समय भी नीतीश कुमार जी ने नहीं किया और आज जो उन्होंने किया वो भी तो जनता का ही अपमान है ना। जनता ने आपको चेहरा बना करके, ठीक है बीजेपी ने उस समय चेहरा नहीं दिया था, लेकिन 2020 में तो वो चेहरा थे ना। तो 2020 में जनता ने जिस चेहरे को सरकार बनाने का जनादेश दिया वो बीच में छोड़ के चले गए। 2020 में चेहरा थे, हाँ, तब न भाजपा सत्ता में बिहार में आई थी। इससे पहले जब नीतीश कुमार इनके चेहरे नहीं थे तो इनको आया था 50-60 के बीच में दशक गए थे। मनोज जी, मैं नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर रहा हूं कि वो कैसे नेता है, उनके चेहरे पे वोट पड़ता है नहीं पड़ता, इस पे कोई सवाल नहीं। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार ऐसे चेहरे हैं जिसके बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती, ये सच है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार इसीलिए सत्ता बदले हैं, इसीलिए बीजेपी से दूर गए हैं ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण कर सकें? क्या मुसलमानों का मुगल दरबार सजा सके? क्या बिहार में फिर से जो है दिल्ली के सल्तनत काल वाला सिचुएशन ला सके? अब जंगल राज तो आप कहते आ रहे थे, लेकिन दरअसल वो तो मुगल काल ही था ना। जिस जंगल राज के खिलाफ में आप चुनाव लड़के आए, आपने हर एक जनसभा में जंगल राज का जिक्र किया था आपने, और उसी जंगल राज को फिर से आप ले आए। मुकेश जी, क्या मुसलमान कैबिनेट में आ गए तो मुगल राज हो गए? आज कितने मुसलमानों से आप समझ नहीं रहे, समझ तो रहे हैं आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, आप समझ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मुसलमान तो पिछले कैबिनेट में भी थे ना, दो मुसलमान। तो मैं तभी तो ये सवाल नहीं कर रहा था, तभी एक थे आपके जेडीयू की तरफ से और शहनवाज हुसैन थे बीजेपी की तरफ से, तो तभी वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, तो उसको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास जो अभी कैबिनेट में जो चेहरा है वो साफ तौर पे जनता के बीच में उनकी छवि है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो आपके राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, खुलेआम करते हैं, और वो किसी से डरते भी नहीं है और खुल के कहते हैं कि भारत चूंकि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है इसलिए राष्ट्रगीत का हम सम्मान नहीं करेंगे, हम नहीं खड़े होंगे, जब सदन के भीतर भी बजेगा तब भी नहीं बजेंगे। फिर भी वैसे चेहरे को आप कैबिनेट में शामिल करते हैं तो ये सवाल तो उठेगा ना कहीं से। अरुण जी लगता है जुड़ गए। अरुण जी, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मनोज जी, एक बार अरुण जी जुड़ गए एक बार। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा अरुण जी के पास जाता हूं। आरजेडी के नेता हैं, बड़े प्रखर प्रवक्ता है। अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है और पूरी जनता आपको सुनना चाह रही है कि आपने जो अपने कैबिनेट में जो ओवैसी की पार्टी से आए हुए हैं एमएलए, उसको जो आपने मंत्री बनाया है,
उसके बारे में रिएक्शन जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के एक विधायक ने राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान किया था सदन के भीतर और उसके राष्ट्रद्रोह का होने का उन पे आरोप है, बावजूद उसके आपने शामिल किया है अपने कैबिनेट में। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप बिहार की जनता को? देखिए, कोई व्यक्ति अगर नहीं खड़ा हुआ किसी कारणवश, तो उस कारण को जानने की जरूरत होना चाहिए, ना कि उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा देना। पहली बात जी, हमने देखा है 2 दिन पहले एक अखबार में तस्वीर छपी, नरेंद्र मोदी जी बच्चों के बीच में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के बैठे हुए थे और वो भी बाएं हाथ। सभी बच्चे खड़े थे लेकिन प्रधानमंत्री जी बैठे हुए। तो इसे आप क्या कहिएगा? नहीं ठीक है। अच्छा आप बताइए, क्या ये कोड है, क्या ये अपना तिरंगा कोड है कि राष्ट्र झंडा लेकर के कोई बैठ नहीं सकता है? ये तो नहीं है कोड। सुन लीजिए, हाँ अब मुकेश जी, मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोग जो पहले दूसरे पार्टी में थे, जो किए हमारे पार्टी में आने के बाद वे सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हो गए हैं। और वो पहले जो उनका जो पार्टी था, वो पार्टी के आइडियोलॉजी से हटकर राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी को वो एक अच्छी किए हैं, अपनाए हैं। इसके कारण आप ये नहीं कह सकते कि वो, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, वो राष्ट्रवादी हो जाता है, बाकी जो दूसरे पार्टी के लोग हैं तो वो राष्ट्रद्रोही हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मुकेश जी मुगल सरकार बता रहे थे, बहुत हमें खराब लगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग आप लोग पत्रकार तो मुगल तो आप लोग बड़ा मतलब शान शौकत से कहते हैं, मुगल कहने में आपको बुराई क्यों लग रही है? आपको तो नहीं लगना चाहिए बुरा, बीजेपी वाले को बुरा लगे तो बात मैं समझ सकता हूँ, आपको क्यों लग रहा है? आप लोग तो मुगल शासन को स्वर्णिम काल, आप गोल्डन इरा बताते आ रहे हैं। आप तो मैं क्या बताते आ रहा हूँ, ये आप दूसरे एंगल से देख करके लोगों के बीच में भावनाओं को भड़काने का खेल नहीं कीजिए। ये जो हुआ नहीं, मुझे आपकी ये बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है अरुण जी, कि आप कह रहे हैं कि मुगल क्यों बोल रहे हैं आप हमको। अगर मुगल से अपने आप को जोड़ना आपको बुरा लग रहा है तो मैं कह सकता हूं कि देश बदल रहा है, आरजेडी बदल चुकी है। आपको बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आपको मुगल से नफरत है। सभी लोग राष्ट्रभक्त है, सभी लोग देशभक्त है, और मुगल क्या होता है और हिंदू क्या होता है, सभी लोग हमारे दल में सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की बात है। यहाँ सबका साथ हम लोग देते हैं और सबका साथ लेते हैं और सभी को मंत्रिमंडल में जगह दिया। ए टू जेड हमारी पार्टी का परिकल्पना है और ए टू जेड लोगों को यहाँ 6-7 वो हमने स्वर्ण विधायक को मंत्री बनाया है। तो आपको मुगल शब्द से आपकी पार्टी को जोड़ना आपको अच्छा नहीं लगा? आप ये कह रहे हैं नहीं जोड़ना चाहिए था? हमें आपकी बातों से हमें ये बू आई कि आप लोगों को, भावनाओं को हिंदू और मुस्लिम के बीच भड़का रहे हैं। ये नहीं, अच्छी बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रवादी, देखिए मुसलमान तो पिछली सरकार में भी थे ना, जब बीजेपी के साथ सरकार थी तो वहां भी थे ना मुस्लिम। मैं कह रहा हूं आपके साथ जो मुस्लिम है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। उन पे आरोप है कि वो राष्ट्रगान के दौरान, राष्ट्रगीत के दौरान सदन के भीतर में खड़े नहीं हुए थे, तो लोगों को लगता है कि वो भाई राष्ट्रद्रोही है, वो मुगल शासन। इसीलिए हमने कहा कि ये मुगलिया दरबार सजाया है आपने। मैंने नरेंद्र मोदी जी का फोटो कहिए तो मैं भेज देता हूँ आपके चैनल पर। हाँ। वे हाथ में, बाएं हाथ पे तिरंगा लेकर के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बाकी लोग तिरंगा लेकर खड़ा है, उसे क्या नहीं? तो बाएं हाथ में तिरंगा लेकर के बैठना क्या तिरंगा के कोड का अपमान है? तिरंगा कोड का उल्लंघन है? ये जानते हैं, आपने पढ़ा है जो कोड है आपको, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने उसमें तो कहीं नहीं है ये। सभी लोग खड़े हैं तिरंगा के सम्मान में, जब सभी लोग खड़े हैं तो प्रधानमंत्री बैठे नहीं। तो आपके कहने का मतलब है जो तिरंगा बेचने वाला, अगर तिरंगा जहां जिस दुकान में, खादी की दुकान में मिलता है, वो हमेशा खड़े रहे क्योंकि उसकी दुकान में तिरंगा है पूरा। ये तिरंगा बेचने वाला और तिरंगा के नहीं कोई भी, भाई साहब कोड बना हुआ है, हम और आप अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। इसीलिए सरकार ने कोड बनाया है 2002 में, उसमें संशोधन भी किया है। तो ये सारी चीजें तो कोड से चलती है ना, ये संवैधानिक चीजें हैं, इस पे हम और आप बहस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये संवैधानिक चीजें हैं, कोड से चलती है। राष्ट्रगीत का मामला हो, चाहे राष्ट्रगान का मामला हो, चाहे झंडे का मामला हो, ये तो कोड से चलेगा ना अरुण जी, हमारे आपके बोलने से तो नहीं होगा ये। मैं ये कोड नहीं, ये मैं बतला रहा हूँ कि खड़ा होने, जब राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आप खड़ा नहीं हो सकते हैं
तो ये तो क्या इसकी तुलना उससे की जा सकती है? आप राष्ट्रगान में सदन के भीतर में खड़े नहीं होना और बच्चे अगर आपको तिरंगा दे रहे हैं, आप बैठ के तिरंगा स्वीकार कर रहे हैं, तो उससे तुलना करेंगे आप इसकी? आप उससे तुलना करेंगे? गजब 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 बात कर रहे हैं आप। धनंजय जी जवाब देना चाहेंगे? छोड़ो कल की बातें और नई जब वो कह रहे हैं और वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई वो जिस पार्टी में पहले थे उस पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से वो ऐसा कार्य कर रहे थे, जैसा कि उनके स्टेटमेंट में खुद ही उन्होंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल कि वो पहले जिस पार्टी में थे, अर्थात वो मान रहे हैं कि वो एक ऐसी पार्टी में थे जो इस राष्ट्र के एकता के साथ समरस नहीं है, अर्थात उनका व्यक्तित्व भी दागदार था। लेकिन वो आरजेडी में आके कैसे दाग धुल जाएंगे, कैसे उनमें राष्ट्रवाद आ जाएगा या कैसे उनमें भारत माता के प्रति स्नेह आ जाएगा, ये आरजेडी के प्रवक्ता पता नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। वैसे उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस मानसिक दिवालियेपन से ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए जो राष्ट्रगान के लिए नहीं खड़ा हुआ, उसकी तुलना प्रधानमंत्री के बैठ के झंडा लेने से कर रहे हैं। अब ये तो अजीब बात है। बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो राष्ट्र के से एकजुट नहीं थी, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्र के साथ नहीं मैच करती है, ये खुद स्वीकार करती है। बारी बारी से सर, बारी से प्लीज। उसके बाद में जदयू प्रवक्ता की बात पे आता हूँ। सिंड्रोम है, मैं भी तो प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। एक फिल्म आई थी आरा की अनारकली, इसी तरह से नीतीश जी को भी लगता है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। इसी बीमारी के तहत नीतीश जी भाजपा से अलग हुए और 2014 का चुनाव लड़ा। 2014 के चुनाव लड़ने में वो 2 सीट पे जब आउट हो गए, 2 रन पे आउट हुए, तब उनको समझ में आया उन पहाड़ के नीचे कि क्या मेरी औकात है और मैं किस लायक हूँ, मेरी क्या योग्यता है। भागे भागे जाकर के लालू जी के चरण में पड़ गए और लालू जी खुद कहते हैं कि आया नीतीश मेरा घोड़े था लिया। ये लालू जी का स्टेटमेंट है। और उसके बाद क्या हुआ तो सब इतिहास सब लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए धनंजय जी, मनोज जी और अविनाश जी और अरुण जी, मुझे एक चीज अरुण जी की बहुत ही अच्छी लगी कि मैं मुगल जब इनको बोलता हूं या मुगल दरबार मैंने बोला तो मुगल शब्द से इन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा नहीं जोड़ना चाहिए, मैं आगे से नहीं जोड़ूंगा आपसे। लेकिन एक आश्वासन अरुण जी मैं चाहता हूं आप दें कि जितने भी बिहार में जितने भी रोड या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी वैसे जगह का नाम मुगलिया शासक के किसी भी शासक के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे और आप कहेंगे कि वो चीज़ गलत है, आप उसको बदलें। क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये किया है। अरुण जी अब मैं बतला रहा हूँ, जो भी मुगल सराय जो है उसको बदल, एक जो खलजी था उसका बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात हो रही थी और वो तो रेलवे स्टेशन वो केंद्र सरकार बदलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड हैं पटना में, बिहार में जो मुगल शासकों के नाम से हैं, तो क्या आप उसको बदलने की बात करेंगे अपनी सरकार से? क्यों बदलने की बात करेंगे? मुगल शब्द का उपयोग जिस परिप्रेक्ष्य में आपने किया उससे हमको आपत्ति है। मैं किस परिप्रेक्ष्य में किया हूं आप बता दीजिए मुझे। तो मैंने तो जो परिप्रेक्ष्य में किया बता दिया आपको। आप अगर दूसरा परिप्रेक्ष्य समझते हैं तो जनता को बताइए, सुन रही है जनता। अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बन गए तो मुगलिया शासक हो गए। आपने जो इस प्रकार की बातें कही ये बहुत ही घृणित शब्द है, ये घृणित वाक्य है। आप इसको ऐसे नहीं मतलब मुगल से आप घृणा करते हैं लेकिन मुगल शासक के नाम से रखे गए सड़कों के नाम आप बदलने के पक्षधर नहीं है। ये किस तरह की दोहरी बातें कर रहे हैं आप? आप लोगों को क्या मुगल घृणित शब्द है? जी मैं आऊंगा आपके पास। जी अरुण जी बात पूरी कीजिए। से सीधा पूछ रहा हूँ, क्या मुगल घृणित शब्द है? बताइए। ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिससे देखिए मुगल शब्द से तो मैं घृणा करता हूं, मैं बोलता हूं मैं घृणा करता हूं और देश के सभी लोगों को घृणा करना चाहिए। और जिस तरीके से मुगल शासक को या मुगल काल को जिस तरीके से हमारे पाठ्य पुस्तक में महिमा मंडित करके बताया गया, सुनाया गया, दिखाया गया, इसीलिए मुगल काल का जो शासक था, मुगल काल की जो दुष्स्वप्न थे उसको जंगल राज करके आप लोगों ने राजनीति की। लेकिन मैं उसको जो जंगल राज है उसी को मैं मुगल राज कहता हूँ कि मुगल राज की वापसी है और मुगलिया शासन का वापसी। पत्रकार है जी, आप किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं है। पत्रकार को किसी शब्द से नफरत नहीं होना चाहिए। आपको जिस प्रकार हमें बड़ा दुख हुआ कि नहीं इसमें क्यों किसी कोई पत्रकार आदमी नहीं, वो भी समाज का हिस्सा होता है। उसको भी जो सच है सच को सच और झूठ को झूठ बोलना वो क्यों नहीं, वही उसे तो उसका तो काम ही है।
सुन लीजिए, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता किए हुए हूँ और मुझे, और मैं भी सर पटना यूनिवर्सिटी से ही पत्रकारिता किया हूँ, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ वहाँ का। हाँ, हम सेकेंड बैच का स्टूडेंट है। तो हमसे जूनियर हुए आप? हाँ ठीक है, आपसे जूनियर है जी, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने ऐसी शब्द का प्रयोग किया जिससे कि नहीं, आपने भी तो किया, आपने भी तो किया अभी कि आपने आपत्ति जताई कि मुगल शब्द हमने आपके साथ क्यों जोड़ा। तो मुझे तो खुशी हुई, मैं तो स्वीकार कर लिया कि मुझसे गलती हो गई। आप अगर बदल गए तो मैंने तो गलती स्वीकार कर ली। अब आप भी कहिए कि हमने जितने भी मुगलिया शासक के नाम पर जितने भी सड़कें, जितने भी बिल्डिंगों का नाम रखा है, सबको बदलेंगे आप बदल तो नहीं सकते। आप कम से कम मांग तो रख सकते हैं, आप अपने नेता को बता तो सकते हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि मैं सामाजिक न्याय के योद्धा हूँ, मैं सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ। मुझे हिंदू से भी उतना ही प्यार है जितना मुस्लिम। भाई हिंदू और मुसलमान से प्यार कीजिए ना, कौन कह रहा है कि मुझे मुसलमान से नफरत है? मुझे भी बहुत प्यार है, लेकिन मुझे मुगलों से नफरत है। मुझे मुगल आक्रांताओं से नफरत है, जिन्होंने इतनी सारी हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिसने बड़ी संख्या पे धर्म परिवर्तन करवाया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। वो उस मुगल से नफरत हम क्यों ना करें? आप क्यों नहीं करते हैं उससे नफरत? जो आपके मंदिरों को तोड़ते हैं, जो आपके मूर्तियों का अपमान करते हैं, जो आपके भगवान का अपमान करते हैं, वैसे मुगलों को आप क्यों नहीं आप उससे घृणा करते हैं? कोई वजह होगी आपके पास? मुगल का मतलब मुसलमान थोड़ी। आप तो चले गए फिर से। मैं जब भी सवाल पूछने लगता हूं आप चले जाते हैं। मनोज लाल दास जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या जवाब है आपके पास? क्या मुगलों से नफरत करने का कोई रीजन नहीं है आपके पास? क्यों नहीं नफरत करना चाहिए मुगलों से? अब मुगल के काल के जो शासक रहे, जो प्रशासक रहे, जिनके बारे में जो किताबें में लिखी हुई है, अब शेरशाह सूरी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे शासक थे। अब शेरशाह सूरी के नाम पर गैरट टंग रोड है, अब उसको आप बदल दीजिए। तो जो किताबों में जिनके बारे में गलत है, तो उनकी बात हम लोगों ने कहाँ कहा है? जो सही है उनको है। और अगर इनको लग रहा हो बीजेपी को कि यहाँ पर मुस्लिम को नहीं रहना चाहिए या मुगल शासक का सब कुछ हट जाए, तो ये तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ है, तो वो सब वहाँ प्रस्ताव पारित करा के उसको कर देना। इसमें इतना चिंता नहीं। मैं तो उनसे भी मांग करता हूँ, आप सही कह रहे हैं। आप अगर ये मांग करते तो मैं आपकी इस मांग के साथ हूँ। मैं लगातार हमारे चैनल से ये आवाज हम लोग उठाते रह रहे, ये मांग हम लोग उठाते रहे हमेशा से कि भाई नाम बदला जाना चाहिए, अकबर रोड का नाम बदलना चाहिए, शाहजहां रोड का नाम बदलना चाहिए, शेरशाह सूरी के नाम से अगर कहीं पे कोई सड़कें हैं तो उसे बदलना चाहिए, औरंगजेब के नाम से रोड है बदलना चाहिए। हम लोग तो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन यही मांग मैं बिहार में नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वहां के जो शासक है वो उनके दिल में मुगलों के प्रति बहुत प्रेम है। लेकिन आज जब अरुण सिंह जी ने कहा कि नहीं मुझे नफरत है मुगलों से, तो मैंने इनसे बात रखी कि भाई आप बदलो अगर नफरत है तो। अरुण जी की आवाज नहीं आ रहा, जरा आवाज ऑडियो बढ़ाइए अरुण जी की। और लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, लालच की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा पार्टी के कई लोग भी हैं। 5 मुसलमानों में मुगलों का क्या राज आया? उसमें हिंदू नहीं मंत्री है। अरे 5 नहीं, आप जो है जितने मुसलमान एमएलए हैं सबको मंत्री बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस एक AIMIM के जो पार्टी के विधायक हैं उनको जो आपने बनाया, मुझे उससे आपत्ति है। उनको निकालिए ना, बाकी जो है उनको बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने 8 के 8 विधायकों में से जो 4 जो आपने उस पार्टी से, ओवैसी की पार्टी से तोड़ के लाया है, आप उसको मत बनाइए, मुझे उससे आपत्ति है। पूरी जनता को आपत्ति है। क्या आपने जनता की राय ली थी क्या? जनता को नहीं आपत्ति है सर, जनता को नहीं आपत्ति है। आज पूरे बिहार की जनता ने उनको राष्ट्रगान के समय राजभवन में खड़ा होते हुए देखा है, इसलिए जनता को नहीं आपत्ति है। हाँ, भाजपा वालों को जरूर आपत्ति हो सकती है। का कोई मतलब हम इस धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। देखिए हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट मैं अविनाश जी से लेना चाहूंगा। अविनाश जी आखिरी कमेंट, उसके बाद धनंजय जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी। मुकेश जी, बिहार की जनता ने 3 बड़ी पार्टियों को सुना और विश्लेषक के नाते मैं बहुत जल्दी में 3 बातें बोलना चाहूंगा। पहली बात यह कि पूरी बिहार की जनता 1-2 जनरेशन ऊपर और 1 जनरेशन नीचे ये जानती है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भ्रष्टाचार का पर्याय है। उनके बेटे को डेमोक्रेसी के रास्ते डिप्टी CM बनाया,
दूसरा, बिहार की हर जनता बच्चा ये जानता है कि सुशासन बाबू के नाम से कथित नीतीश कुमार, पलटू राम जिनका नया नाम है, उन्होंने घोषित रूप से उनकी शराब नीति जो है वो फेलियर है, घोषित रूप से, पर उसको आज भी वो स्वीकारने को तैयार है। तो अब ये भाजपा को सोचना है कि क्या वो मोदी के दम पर, जैसा उनके प्रवक्ता बता रहे थे, उसके दम पे इलेक्शन लड़के 40 सीट निकालेंगे, या उनके पास कोई योगी या योगी मॉडल है जिसको वो अगले 3 साल में तैयार कर सकते हैं या नहीं। वरना ये डेमोक्रेसी के भेद चढ़ चुका बिहार। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी। धनंजय जी, अब मुसलमानों टेररिस्टों का ये अड्डा हो। बिल्कुल धनंजय जी, आखिरी कमेंट। देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि बिहार का दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग बिहार की सत्ता में सत्ता नशीन है। और मैं यही कहूंगा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ हाकिम ही जालिम है वहाँ फरियाद क्या करना। बिल्कुल भाजपा अपना जोड़ लगाए, जब जद हो जाए जल्लाद तो फरियाद किससे करें, ये भी एक बहुत बड़ी कहावत है जो बिहार में आजकल चल रहा है, लोग बोल रहे हैं। मनोज जी, आखिरी कमेंट। बस हम देखिए, यही हम कहना करेंगे कि सभी लोगों के साथ मिलजुल कर ही रहना है। और अभी आपने राजभवन में उन मंत्रियों को भी खड़ा होते देखा गया है राष्ट्रगान के समय, इसीलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, देखिए राष्ट्रगान में तो खड़ा होने की बात, राष्ट्रगीत में खड़े नहीं हुए थे। आप ये अंतर समझिए, लोगों को बहकाइए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अरुण जी, नहीं आप देख लीजिएगा, राष्ट्रगीत का अपमान किया था उन्होंने। अरुण जी, आखिरी कमेंट। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का क्या अंतर है? दोनों राष्ट्र के प्रति समर्पित है, दोनों का वहीं पर चल रहा है। नहीं, उनको कहिए आकर के भाई जनता के बीच में माफी मांगे ना, कह दे कि मेरे दिल में राष्ट्रभक्ति जग गई है। और हमारे पास समय की कमी है, अविनाश जी प्लीज, मेरे पास समय की कमी है, हमारे पास बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने का। सभी मेहमानों से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। यहीं पर अरुण जी आपको, और मनोज दास मनु जी आपको, और धनंजय गिरी जी आपको, और अविनाश सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन बातें अभी बहुत है जो कही जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से विस्तार किया है कैबिनेट का नीतीश कुमार ने, उस कैबिनेट विस्तार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए नहीं कि माई समीकरण को यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान में रख के किया गया, लेकिन माई समीकरण में जो एम फैक्टर है, यानी जो मुसलमान फैक्टर है, उसमें वैसे लोगों को कैबिनेट पद दिया गया है जिन पर राष्ट्रद्रोह का और राष्ट्र के अपमान करने का भी आरोप है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।